आज हम भारत के संविधान का निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हमें इस अध्याय से ये सीखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से किया गया, किन किन स्रोतों का अध्ययन किया गया, किन किन स्रोतों को सम्मिलित करके भारतीय संविधान को निर्माण किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या आता है कि संविधान के निर्माण से संबंधित मूल अवधारणाएं क्या थी, अवधारणा क्या क्या थी, किन किन अवधारणाओं का पालन किया गया, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे कि हम इससे देखेंगे, ज्ञात करेंगे कि संविधान से संबंधित जब भी अगर संविधान शब्द के बारे में अगर चर्चा हो या संविधान के बारे में जब वर्णन की जाए, बताई जाए, तो हमारे मन में एक चीज बैठनी चाहिए कि संविधान का मतलब होता है विधि। विधि का दूसरा नाम संविधान है। संविधान शब्द वह विधि है जो किसी देश या किसी राज्य या किसी मुल्क की शासन व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। जो नियम या विधि है, उन्हीं विधि के समरूप या उनके रूप में हम संविधान नाम से संबोधित करते हैं। हमारे देश भारत की जो विधि का संरचना की गई है, उस पुस्तक, उस ग्रंथ का नाम संविधान से संबोधित करते हैं, उसको संविधान कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा इसमें यह है कि विधि जो है वो क्या है। तो व्यवहार के नियमों में अगर हम देखें तो व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम हैं। हमने अभी बताया कि संविधान एक तरह से नियम है, कानून है। नियम चाहे लिखित हो या अलिखित हो, विधायी निकायों द्वारा कानूनी बल के साथ अधिनियमित हैं। उदाहरण अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता, बहुत सारे कानून भारत में निर्मित किए गए हैं। ये सारे कानून व्यवस्था बनाए गए हैं जो हमारे देश की व्यवस्था को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। अगर हम समझें थोड़ा सा और नीचे आकर, तो ये देखेंगे कि भारत में कानूनों का पदानुक्रमण क्या है। यानी कि भारत में जो नियम बनाए गए हैं, जो भारत की व्यवस्था है, जो कानून है, उसको किस क्रम में नियमित किया गया है, किस क्रम में उसको व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये देखना है कि वरीयता किसकी है, श्रेष्ठता सर्वप्रथम किसकी आती है। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो हमारे मुल्क की जो कानून है उसमें सर्वश्रेष्ठ आती है संविधान की। संविधान को सबसे उच्च वरीयता दी गई है। संविधान के पश्चात आता है केंद्रीय कानून। संविधान जो निर्मित होते हैं उसको व्यवस्थित रूप से संचालन करने की जिम्मेदारी केंद्रीय व्यवस्था की होती है, जिसे केंद्रीय कानून के रूप में जान सकते हैं। दूसरे नंबर पे केंद्रीय कानून है और उसके पश्चात आती है राज्य के कानून। संविधान, उसके बाद से केंद्रीय कानून और तीसरा है राज्य कानून। राज्यों के जो अलग अलग प्रांत हैं, उन प्रांतों को अपने अपने राज्यों के कानून बनाकर या उनको व्यवस्थित करके उनकी इन्वायरमेंट, वातावरण, वहां की माहौल के हिसाब से कानून विधि को बनाकर अध्यादेशित किया जाता है। वहां पर लागू करने के लिए अध्यादेशित करके जारी किया जाता है। उसके पश्चात कुछ उप कानून होते हैं और उन कानून को, उन सारे व्यवस्थाओं को फिर नीचे जो प्रांत स्तर पे जो जिला है या हमारे जमीनी स्तर पे नियमित व विनियमित की जाती है, उसको संचालन और उसकी देखभाल की जाती है। अगर हम और समझें तो अध्यादेश के बारे में हमने अभी यहां सीखा कि राज्यों के कानून जो होते हैं वो अध्यादेशित कैसे होते हैं। अगर एक शब्द आते हैं अध्यादेश, अध्यादेश होते क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। अध्यादेश जो होते हैं वह राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें दो चीज आपको देखने को मिलेगा, एक है राष्ट्रपति और दूसरा है राज्यपाल। ये दोनों सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर केंद्र स्तर पे, पूरे राष्ट्र स्तर पे देखें तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और जो प्रांत स्तर पे देखें तो उसके सर्वश्रेष्ठ राज्यपाल होते हैं। ये दोनों का स्तर जो होता है सबसे वरीयता होती है। और अगर पूरे मुल्क की बात हो, पूरे किसी देश की बात हो, तो वहां पर जो वहां के सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, वह अध्यादेश जारी करता है। और जो प्रांत स्तर पे है उस स्तर पे राज्यपाल जारी करता है। इन दोनों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून होता है। जो अध्यादेश होता है वह जारी कर देने से नियमित या अस्थायी कानून नहीं बन जाते हैं,
हालांकि वह अस्थायी कानून होते हैं, अस्थायी टेम्पररी कानून, जो संविधान की तरह से लिखित और फिक्स नहीं होते हैं, वह टेम्पररी होते हैं। जब विधानमंडल सत्र में न हो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अध्यादेश जारी होते क्यों हैं, हमारे प्रांत में या देश में अध्यादेश जो हो गए वो जारी क्यों होते हैं। तो अध्यादेश कुछ विघ्न परिस्थितियों में, जैसे कि विधानमंडल किसी कारणवश बैठक न हुई हो, विधानमंडल संचालित न हुई हो, ग्रीष्मकालीन सत्र या ऋतुकालीन सत्र, विधानसभा विधानमंडल में कोई प्रस्ताव जारी न हुआ हो, किसी कारणवश दिक्कतें आई हो, तो उन स्थिति में राज्य और देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल ये दोनों अध्यादेश जारी करते हैं। विधानमंडल जब सत्र में न हो, इसके लिए विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे हम एक चीज देखेंगे, हमारे कुछ दिन पूर्व कोविड की महामारी पूरे विश्व स्तर पे छाई हुई थी, जिसमें हमारे देश को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। उस दौरान पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति कायम थी, जिसमें एक दूसरे के संपर्क में नहीं जाना था। अब जब एक दूसरे के संपर्क में नहीं जाएंगे तो विधानमंडल सत्र की बैठक करना असंभव था। जब विधानमंडल सत्र का बैठक नहीं हो पाया तो उस स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार बनता था, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो विधायी शक्तियों का पालन करते हुए वह अध्यादेश जारी करके अपने देश की राज्य की व्यवस्था को बनाए रखें। उस दौरान राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यादेश को जारी किया गया और कोविड महामारी से बचने के लिए अपने देश को सुव्यवस्थित तरीके से बनाए रखने के लिए सुचारू रूप से अध्यादेश को लागू किया गया। हम एक शब्द जो बार बार देखेंगे, संविधान। संविधान जो होती है वह सरकार की संरचना और शक्तियों को रेखांकित करने वाली सर्वोच्च कानून है। अगर संविधान देखें तो जो संविधान है वह हमारे देश की जो सरकार है उसको सुव्यवस्थित रूप से उनकी संरचना, मतलब कि उसको व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने एवं उनकी शक्तियों को रेखांकित करती है। संविधान बार बार केंद्र सरकार या हमारे मुल्क के जो भी शासित लोग हैं उनको यह व्यवस्थित रूप से शक्तियों के बारे में रेखांकित करती है, बार बार अवगत कराती है। कानूनी प्रणाली की नींव मानी जाती है। संविधान जो होती है शासन व्यवस्था शक्तियों को बनाए रखने की नींव मानी जाती है। भारत संविधान के जो नियम है, संविधान के जो नियम है, कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी विस्तृत निर्देश कानूनों और उप नियमों के अधीन, उदाहरण के रूप में अगर हम समझे तो पासपोर्ट आवेदन नियम या विनियामक नियमों के द्वारा जारी विशिष्ट और तकनीकी दिशा निर्देश, इसमें बहुत सारी चीजें बता रहा है कि जो संविधान होती हैं वो संविधान हमारे देश की व्यवस्थाओं को बनाए रखने का, शक्तियों को सुव्यवस्थित तरीके से बनाए रखने का, या देश में जो शासित जो तंत्र हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या जो शासित अधिकारी हैं, उनके नियमों को, उनके शक्तियों को बार बार अवगत कराए रखने का यह कार्य करता है। जो अपनी शक्तियों के विरुद्ध कोई कार्य ना कर सके उनको बार बार संकेत करता है। अगर हम नीचे देखें तो कानून का शासन, हमारा जो देश है, लोकतांत्रिक जो देश है, वो कानून का शासन का पालन करता है। यहाँ पर कानून का शासन का मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश विधिवेत्ता एविड-आईसी, एक जो ब्रिटिश विधिवेत्ता है, उनके अगर हम भाषा में देखें तो उन्होंने बताया है कि संविधान इस बात को बल देता है कि कानून एक राष्ट्र को नियंत्रित करता है। हम बार बार आपको यह अवगत करा रहे हैं कि जो संविधान है वह एक प्रकार के कानून है। संविधान जो है वह एक प्रकार के कानून है और वह डाइशी महोदय कहते हैं कि कानून एक राष्ट्र को नियंत्रित करता है। पूरे राष्ट्र में जो व्यवस्थाएं हैं उसको नियंत्रित करने के कार्य संविधान करता है, जिसे हम कानून के नाम से भी जानते हैं, तथा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सहित कोई भी व्यक्ति या संस्था इससे ऊपर न हो। अगर संविधान ना रहे तो हमारे मुल्क के जो भी शासित व्यक्ति हैं वो अपने आप को सर्वोपरि मानकर और वह कोई भी नियम कानून बनाकर प्रजातंत्र पे वो जो शक्ति कायम बनने का प्रयत्न करेंगे। जो संविधान उन्हें रोकता है और बताता है कि उनकी शक्तियां कहां तक सीमित हैं और उन शक्तियों के सीमित के अंदर ही रह के उनको कार्य करना, न कि उनसे आगे बढ़ के। हम इन संविधान के बारे में और सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे, कुछ विधिवक्ताओं के बारे में जानेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है,
जब संविधान के निर्माण करने की बारी आई तो कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी हमें लेने की जरूरत है कि जो संविधान निर्माण में कौन कौन प्रमुख तत्व हमारे काम आए। जैसे कि हम देखेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता हमें अपने देश को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा शक्ति अगर किसी में सम्मिलित की गई है या रखी गई है तो वो है संविधान की सर्वोच्चता। देखा जाए तो अगर आपसे प्रश्न पूछी जा सकती है कि आप बताइए कि राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ है या संविधान, तो आपका जवाब होना चाहिए संविधान। पूरे देश में अगर किसी भी शक्ति को व्यवस्थित तरीके से पूछी जाए कि यहां पर सर्वश्रेष्ठ कौन है, संविधान या राष्ट्रपति या उपराज्यपाल या राज्यपाल, तो आपका जवाब होगा संविधान। कानून की सर्वोच्चता है। लोकतांत्रिक देश में कानून की सर्वोच्चता होती है। कानून के समक्ष समानता, ये कानून जो है सभी वर्गों के सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को समान कानून के अधीन रखा गया है। संविधान अगर लागू है या संविधान अगर जारी है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ये कि उस देश में कानून की सर्वोच्चता होगी, कानून के समक्ष समानता होगी, कानून के प्रति जवाबदेही होगी। मतलब हर एक शासित व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेही रखनी होगी। उसके बाद से अगर हम देखें तो ये कानून निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं। ये नहीं कि कुछ पल के कुछ जगहों पे कुछ डिस्टेंस पे बदलते रहें, वह निश्चित है। कानून की जो निश्चितता देखें वो कानून स्पष्ट होनी चाहिए, नियम में अस्पष्टता होनी चाहिए, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कानून पूरे देश में सार्वजनिक होनी चाहिए। कोई भी नियम कानून ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि जनता को उसके बारे में जानकारी न हो। सरल भाषा या जमीनी स्तर की भाषा कहें तो उस भाषा में प्रोवाइड कराने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर एक वर्ग के व्यक्ति कानून के बारे में जानकारी रख सकें। कानून स्थिर होनी चाहिए। अगर किसी देश की व्यवस्था बनाए रखनी है और उसको व्यवस्थित रूप से संचालित करनी है, उस कानून को बहुत ही इक्वल लेवल में बहुत ही जमीनी स्तर से लागू करनी है तो उसको स्थिर होना जरूरी है। चलता फिरता कानून किसी भी देश को स्थिर बनाए रखने का या उसके भविष्य को बनाए रखने का काम नहीं आएगा। हम थोड़ा सा कुछ सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। कुछ लोगों ने अपना सिद्धांत को प्रदर्शित किया है, कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कुछ व्यक्तियों द्वारा, महान व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों को प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि लुईस हैनकन के अनुसार संविधानवाद के 8 सिद्धांत हैं। एक व्यक्ति हैं लुईस हैनकन। इनके अनुसार अगर हम देखें तो संविधान के 8 सिद्धांत होते हैं। अगर इसमें पहला देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर संविधान किसी देश में लागू है तो उसकी सबसे पहली पहचान है कि वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान को, सबको एक स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें विधि का शासन होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे कानून की शासन होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की, किसी लोगों की नहीं होनी चाहिए। किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति की शक्ति का पालन नहीं होनी चाहिए, वहां संविधान की शक्तियों का पालन होनी चाहिए। तीसरा देखें तो व्यक्तिगत अधिकारों का पालन होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जिस मुल्क, यानी हमारे भारत की अगर संविधान है तो भारत के हर एक व्यक्ति की अधिकारों का पालन होने चाहिए, उसके अधिकार का वरीयता या वैल्यू देनी चाहिए। चौथा अगर देखें तो शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण, संतुलन को समाहित करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अगर हम देखें लोकतंत्र, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इधर देखें तो सांसद, विधायक, बहुत सारे प्रतिनिधियों को हमारी जनता ने चिन्हित करके आगे पहुंचाती है, जिन्हें ऊपर से शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो जनता की हित में कार्य कर सके। लेकिन कई बार इसका मिसयूज भी होता है, कुछ प्रतिनिधियों द्वारा इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो संविधान बताता है कि उसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया। अगर किसी भी व्यक्ति को सर्व शक्तियां सम्मिलित कर दी जाए, सारी शक्तियां अगर दे दी जाए तो वह कहीं ना कहीं अहित कर सकता है, अहित हो सकता है। शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। इसमें आप सीखेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण 2-3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं जो भारतीय संविधान की है। जैसे कि अगर हम आप देखें तो क्या देख सकते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो होती हैं किसी भी मुल्क, किसी भी देश की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बनाए रखने के अहम हिस्सा हैं।
जो तीनों को अलग अलग अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करवाई गई हैं, जिससे वो अपनी निर्वहन कर सकें और उनकी नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है, उनकी शक्तियों को संतुलित बनाने की व्यवस्था की गई है ये संविधान के अंतर्गत। लुईस हेनिकन कहते हैं कि संविधान के अंतर्गत पुलिस, कानूनी और न्यायिक शक्तियां नियंत्रित द्वारा शासित होनी चाहिए, या नियंत्रित द्वारा या नियंत्रित द्वारा शासित होनी चाहिए। जिस देश की कानून हो, जिस देश में कानून की व्यवस्था बनाई गई हो, या जिस देश में कानून को पालन कराया जा रहा हो, उसमें पुलिस, कानून और न्यायिक व्यवस्था होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे समाज को व्यवस्थित रखने में बहुत अहम भूमिका निर्वहन करते हैं। इसमें नेक्स्ट अगर देखें 6वें नंबर पे आता है, लुईस हेनिकन के विचार के अनुसार लोक संप्रभुत्व होनी चाहिए। इसका मतलब कि सर्वश्रेष्ठता लोगों की अहमियत होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया कि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित होनी चाहिए, भारत के लोगों के लिए निर्मित होनी चाहिए और भारत के लोगों द्वारा ही शासित होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि लोक संप्रभुता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठता लोगों की है। हमारे संविधान में बताई गई है कि लोगों का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। अगर इसमें 7वां इनके विचार को देखें तो सेना पर असैन्य निगरानी होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सेना के अंतर्गत सैनिक रूप से सेना को सेना निगरानी नहीं करेगा, उसकी अपनी व्यवस्था होगी, वह अपनी एक गाइडलाइंस के अंतर्गत निगरानी रखेगा, व्यवस्था को बनाए रखेगा। 8वां देखिए इनके विचार के अंतर्गत तो लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन का मतलब ही होता है उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ, उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ। इसका मतलब कि जवाबदेही होनी चाहिए। अगर कोई भी शासन व्यवस्था है तो उसको जवाबदेही है, हर एक व्यक्ति के जवाबों का, हर एक व्यक्ति के बातों का या प्रश्नों का जवाबदेही बनना पड़ेगा उनको। कुछ और विचार हम देखते हैं, जैसे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को संविधान के मूल ढांचे के रूप में मान्यता देता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायपालिका है, वह कानून के शासन को संविधान के मूलभूत ढांचे को रूप में मान्यता देता है, जिससे यह संशोधित के प्रति अभेद्य हो जाता है। ये आपके यूपीएससी 2018 में प्रश्न पूछी गई हैं कि बताइए कि भारत के कौन से ऐसे व्यवस्था है जो कि भारत के संविधान या भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के रूप में किसको यह मान्यता देता है जो कि संशोधन के प्रति अभेद्य हो जाता है। तो मूल ढांचे को 2018 में यूपीएससी ने यह प्रश्न बनाया था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को संविधान के अंतर्गत किस चीज को ऐसी व्यवस्था करता है या जो संशोधित करने के लिए अभेद हो जाता है। अभेद का मतलब कि उसको परिवर्तित नहीं की जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं मूल ढांचा। मूल ढांचा यानी कि संविधान के मूल ढांचे को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट के द्वारा, कुछ संशोधन के द्वारा कुछ सुधारें की गई हैं, हालांकि मूल ढांचे को ना ही हम बदल सकते हैं और ना ही कोई उसमें हेरफेर कर सकते हैं। संविधान कुछ वर्ड है, संवैधानिक रूप से कुछ वर्ड है, जैसे लिखा हुआ है संविधानवाद। क्या है संविधानवाद? फेडरिक के अनुसार अगर देखें तो संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार निर्धारित नियमों के भीतर ही कार्य करे अथवा निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दे। संविधानवाद का मतलब हुआ कि जिस देश में व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें कुछ कार्यपालिका व्यक्तियों को अधिकार, जैसे कि कार्यपालिका के अंतर्गत सरकारें आती हैं, उनको जो शक्तियां दी गई हैं उसको संविधान निर्धारित करता है कि वह कार्य करे और निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ करे। अगर वो कार्य कर रहा है तो निष्पक्ष होनी चाहिए और जवाबदेही के साथ होनी चाहिए। इसमें इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम और आगे बढ़ के देखें तो लिखा है कि संविधान का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। अगर हम देखें तो संविधान, यहां पे हम देखें संविधान का प्राथमिक उद्देश्य, अगर आपसे कोई भी पूछे कि संविधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, किसी भी देश का संविधान का प्राथमिक उद्देश्य, उनका पहला उत्तरदायित्व या पहला कार्य क्या है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य यह है कि सरकार के लिए, उस देश के सरकार के लिए ढांचा प्रदान करना। ढांचा इसका मतलब कि सिस्टम बनाना जिसपे सरकार कार्य कर सके, जिसपे सरकार चल सके, नियंत्रित हो सके। इसकी प्रकृति और स्वरूप को निर्धारित करता है। जो सरकार को जो ढांचा बना के देता है उसकी प्रकृति कैसी होगी
और उसका स्वरूप कैसा होगा इसको निर्धारित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संविधान है उसका प्राथमिक उद्देश्य है सरकार के प्रति ढांचा प्रदान करना और उसकी प्रकृति कैसी है और उसका स्वरूप कैसा है इसके निर्धारण करना। इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखनी है। राज्य के मौलिक कानून के रूप में यह कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। संविधान सर्वश्रेष्ठ है और वह अपने देश, जिस देश का संविधान है उस देश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियों का बंटवारा करता है। उसमें पहला अगर हम देखें तो कार्यपालिका, दूसरा पे देखें तो विधानपालिका जिसको कहते हैं, और तीसरा जो है न्यायपालिका। इनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। विधायिका संविधान द्वारा प्रदान की गई सीमाओं और निर्देशों के अनुसार कानून बनाती है। आपसे प्रश्न पूछी जा सकती है, या यूपीएससी में देखिए, यूपीएससी 2023 में हम आपको इतने महत्वपूर्ण चीज बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप जानते हैं उसकी स्टैंडर्ड क्या है और ये क्या क्वालिटी है इसकी। मैंने अभी आपको इतनी चीजें बताया और इसमें दो चीज क्लियर हो चुकी हैं कि यूपीएससी 2018 में ये प्रश्न उठ चुका है और 2023 में उठ चुका है, और यही से हो सकता है कि 2025 चल रहा है, यानी 26 में भी प्रश्न पूछी जा सकती हैं। यह आप मान के चल सकते हैं। तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि ये कितने महत्वपूर्ण चीज है, इस पर विशेष गौर करने की जरूरत है। अभी आपको जो मैं बात बताने वाला हूं ये बता रहा हूं कि यूपीएससी अगर प्रश्न पूछी है तो कैसे पूछी होगी, यूपीएससी किस स्टैंडर्ड से प्रश्न पूछी होगी। तो वह ये पूछी होगी कि भारतीय संविधान जो है वह कितने तरीके से व्यवस्थाओं को या शक्तियों को कितने तरीके से बंटवारा किया हुआ है, या उनकी जिम्मेदारियों को किस तरीके से बांटा है, कितने भागों में बांटा हुआ है, या भारतीय संविधान भारतीय शक्तियों को किस तरह से निर्देशित करता है, ऐसे प्रश्न कर सकता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान 3 तरह की शक्तियों को बंटवारा करता है। एक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसमें विधायिका द्वारा संविधान प्रदान, देखिए यहां ध्यान रखने की जरूरत है, विधायिका संविधान द्वारा प्रदान की गई सीमाओं और निर्देशों के कानून बनाती है। इसका मतलब कि आपका पहले पॉइंट ये बनता है कि कानून कौन निर्माण करता है। जो हमारा संविधान कानून है तो वो कानून निर्माण कौन करता है, तो कानून निर्माण करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, विधायिका को। किसको, विधायिका को। विधायिका को संविधान प्रदान करता है कि वो शक्तियों का निर्वृत्त कर सकती है या बना सकती हैं। संविधान बनाम संविधानवाद, ये कुछ आप पॉइंट है जिसको समझेंगे। जैसे कि किसी देश का संविधान तो हो सकता है लेकिन उसमें वास्तविक संविधानवाद का अभाव हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी देश में सिर्फ नियम बना दे, कानून बना दे या ग्रंथ बना दे तो वह संविधान नहीं कहलाएगा जब तक हर एक व्यक्ति के पास उसका प्रॉफिट ना हो, उसका फायदे ना हो, या उसके संरक्षण ना हो, उसके अधिकारों का संरक्षण ना करता हो। किसी भी देश के नागरिक की अगर उसके अधिकारों का संरक्षण नहीं करता हो तो वह संविधान होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वह संविधानवाद नहीं रहा। उदाहरण के लिए समझे तो एक तानाशाही शासक, जैसे कि हम किसी मुल्क का नाम नहीं रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी मुल्क का संविधान हो और उस देश का जो शासक हो तानाशाही हो, इसका मतलब कि उस लोगों के, उस देश के, उस राज्य के, उस मुल्क के लोगों के अधिकारों को हनन करता रहता हो। कोई ऐसी भी विधि व्यवस्था बनाता हो जिससे उसके अधिकारों का हनन होता हो, मानवाधिकारों का हनन होता हो, तो वह कहीं ना कहीं वो संविधानवाद जो है वह संविधानवाद न होके तानाशाही शासक के रूप में बदल जाता है, जो लोकतांत्रिक का प्रतीक नहीं, वो राजतांत्रिक का प्रतीक प्रदर्शित होने लगता है। उदाहरण के लिए आपको मैंने यहां बताने का प्रयत्न किया कि एक तानाशाही शासक में ऐसा संविधान हो सकता है जिसका पालन नहीं किया जाता हो। इसका मतलब ये बन के आती है यहाँ पॉइंट कि संविधान निर्माण कर देने से संविधान देश चलने नहीं लगेंगे। जो व्यवस्थाएं उस देश में, जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, अगर ये तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, लोगों के प्रति ये न्यायिक व्यवस्था नहीं बनाकर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वह संविधानवाद न होके वह क्या कह सकते हैं, तानाशाही शासक में बदल जाएगा, जिसको राजतंत्र की व्यवस्था के रूप में हम जान सकते हैं। चलिए इसके नीचे इसी कड़ी में हम कुछ और आगे बताते हैं आपको। जैसे कि हम यहां समझेंगे कि संविधान का वर्गीकरण, संविधान को समझने के लिए कई पहलुओं में बांटा गया है जिसको समझना
जरूरी है, जैसे कि विकसित संविधान और अधिनियमित संविधान या लिखित संविधान या अलिखित संविधान। संविधान को कई रूप में वर्गीकृत किया गया है। संविधान ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेज पे लिखी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर लिखित नहीं, ऐसे भी चलते हैं, जहां पे लोगों की रक्षा होती है, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता है, वहां भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो संविधान के वर्गीकरण मुख्यतः अगर आप समझें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक हो गया विकसित संविधान, दूसरा हो गया अधिनियमित संविधान, और तीसरा आप समझेंगे लिखित संविधान, और चौथा जो है अलिखित संविधान। अगर आपसे कभी कोई प्रश्न करता है कि संविधान को कितने वर्ग में बंटवारा किया गया है या बांटा गया है, तो संविधान आप समझ सकते हैं कि संविधान के जो प्रकार है, जो वर्गीकरण है, वह 4 प्रकार का है। एक विकसित संविधान होता है। विकसित संविधान किसे कहते हैं? तो क्रमिक विकास का परिणाम, सम्मेलनों, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों में प्रावधान। उदाहरण के लिए अगर देखें तो ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटिश का संविधान क्रमिक विकास का परिणाम, उस देश, उस मुल्क की व्यवस्थाएं विकास कर चुकी हों, वहां के सम्मेलन, वहां की जो प्रथाएं हैं वो काफी विकसित हो चुकी हों, तो वो विकसित संविधान के अंतर्गत आएंगे। दूसरी अगर देखें तो अधिनियमित संविधान, संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान। उदाहरण के लिए देखें तो भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान, 2 चीज समझना आपको। पहला हमने सीखा कि विकसित संविधान किसे कहते हैं। तो विकसित संविधान का मतलब यह हुआ कि जिस देश की, जिस मुल्क की लिखित कानून के साथ साथ वहां की व्यवस्थाएं, वहां की प्रथाएं, वहां के सम्मेलने, वहां के सारे चीजें डेवलप कर चुकी हों, विकसित हो चुकी हों। इसका मतलब यह होता है कि वहां की जो कानून व्यवस्था है वो विकसित के अंतर्गत आते हैं, तो उसको हम विकसित संविधान कह सकते हैं। लेकिन एक आता है अधिनियमित संविधान, जो अधिनियमित हो। तो अधिनियमित के अंतर्गत हम 2 मुल्क समझ सकते हैं, एक हमारा मुल्क भारत और दूसरा हो गया अमेरिका। ये दोनों के जो संविधान है वह अधिनियमित संविधान है। अधिनियमित संविधान इसलिए है क्योंकि यह संविधान सभा द्वारा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है, सोच समझकर बनाया जाता है। यानी कि सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर लोगों के हित में नियम कानून बनाया जाता है, जो किसी पुस्तक या दस्तावेज में संग्रहित करके और लागू की जाती हैं। इसलिए इसे अधिनियमित संविधान कहते हैं। इसी कड़ी में हम 2 चीज और समझते हैं, जो लिखित और अलिखित। आप ऐसे अमूमन जानते हैं कि हमारा संविधान लिखित है, तो अगर हमारा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हो सकता है। हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर संविधान लिखित है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर अलिखित हैं। जैसे कि सरकारी संरचना और नागरिक अधिकारों को रेखांकित करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज, ये दस्तावेज तथा किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए इसका मतलब ये समझिए कि लिखित संविधान जो होता है वह औपचारिक दस्तावेज है। एक तरह से देखें तो पुस्तक या दस्तावेज है। अगर हम समझें तो यह क्या है? पुस्तक या दस्तावेज है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है संविधान सभा द्वारा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा, जो व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से तैयार किया हुआ एक प्रकार की दस्तावेज है, जिसे हम लिखित संविधान के रूप में जानते हैं। जैसे कि हम देखेंगे अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, भारत इत्यादि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका नाम ले सकते हैं हम। अलिखित संविधान आप इजिली समझ सकते हैं कि लिखित में अगर ये प्रक्रिया है तो इसके विरुद्ध होगा, यानी इसके अलग होगा, इसके विपरीत होगा, विरुद्ध नहीं विपरीत होगा। जैसे कि इसमें लिखित था और यहाँ अलिखित है, इसका मतलब ये हुआ कि ये उन मुल्कों के संविधान के बारे में वर्णन कर रहा है जहां पर संविधान तो होंगे, व्यवस्थाएं तो होंगे, लेकिन लिखित फॉर्म में नहीं होंगे, दस्तावेज या पुस्तक के रूप में नहीं होंगे। जैसे कि उसमें सम्मेलन, प्रथाओं और सिद्धांतों, कानूनों और न्यायिक निर्णयों में पाए जाने वाले प्रावधान, इसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कि सम्मेलन होते हैं, प्रथाओं का पालन किया जाता है, सिद्धांतों का पालन किया जाता है और कानूनें वहां बनाई गई होती हैं। उन सभी व्यवस्थाओं को निर्णयों में पाए जाने वाला प्रावधान पाया जाता है, लेकिन वो लिखित नहीं होती है, मौखिक रूप से होती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल एक्सेप्ट्रा इत्यादि बहुत सारे देश हैं। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि यहां पर कुछ चीजों को हम देख लेते हैं कि निर्धारित किया हुआ है। इसको बंद करेंगे, अब कट कर दीजिए, बहुत हो गया।